Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSN College. Very good morning to all of you. Dear students, आज का जो हमारा ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यह हमारा यूजी सेमेस्टर 2 का पहला क्लास है और हमने अपने लास्ट क्लासेस में यूजी सेमेस्टर 2 के लिए सिलेबस जो है वो डिस्कस किया था और आज हम जो है उस सिलेबस के अंतर्गत आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ा था, उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत सेकेंड सेमेस्टर में भी 2 पेपर पढ़ना है और आज हम लोग पेपर 4 जो हमारा है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके अंतर्गत यूनिट 3 में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हुए हैं। उनमें से एक टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 3 टॉपिक हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिसको हिंदी में कहेंगे। तो आज का जो हमारा ये क्लास है वह इस क्लास में हम लोग जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उस पर चर्चा करेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं, हमारे संविधान में उसे कहाँ स्थान दिया गया है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, उसके महत्व क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसकी आलोचना और लास्टली निष्कर्ष। इस आधार पे हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे और लास्ट में कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो, तो उसकी भी चर्चा हम लोग क्लास के अंत में करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मौलिक अधिकार के बाद हम लोगों का दूसरा ये जो चैप्टर है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन की एक मुख्य विशेषता जो थी वह यह थी कि इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची को संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। प्रारंभ में जब हमारा संविधान बना था तो उस समय जो है इन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है उस संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया था। जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस समय मौलिक कर्तव्यों की कोई भी चर्चा हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं की गई थी और सिर्फ अधिकारों की बात की गई थी। लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ और यह अनुभव किया गया कि व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं तो उसके साथ साथ उनके कुछ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। और जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, ये भी एहसास किया गया कि वो एक भूल थी, ये पार्ट जो था वो छूट गया और उसको फिर से जो है इन कर्तव्यों को संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है, जो संविधान का भाग 4 है, भाग 4 में भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 में 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। और इस तरह से आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनकी चर्चा हम लोग 1 बाय 1 करेंगे कि उसमें क्या और कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है। इससे पहले हम थोड़ा सा मौलिक कर्तव्य के बारे में डिस्कस कर लें। तो मूल अधिकार संबंधी जो उपबंध हैं के उपरांत भारतीय जो संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है और इसके पीछे जोड़ने के पीछे यह तर्क है कि प्रत्येक अधिकार के लिए
जो है एक उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होना चाहिए या जरूरी है। कर्तव्य एवं अधिकार जो हैं एक ही सिक्के के दो अभिन्न अंग हैं। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू भी कह सकते हैं, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति के लिए वह अधिकार होता है तो वहीं वह दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य बन जाता है। यदि सभी व्यक्ति को जीवन का अधिकार है सभी व्यक्ति को जीवन का अधिकार अगर प्राप्त है तो सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह मानव जीवन का आदर करे, सम्मान करे और किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को आहत या क्षति ना पहुंचाए। जैसा कि गांधी जी ने मानव अधिकार संबंधी सर्वव्यापक घोषणा के संबंध में अपने वक्तव्य देते हुए यह स्पष्ट किया था कि जिस अधिकार के हम पात्र होना चाहते हैं तथा उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, वे सभी अच्छी तरह जो है वो निभाए गए कर्तव्यों से प्राप्त होते हैं। गांधी जी ने ये कहा था। अतः जीवित होने का अधिकार भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम विश्व की नागरिकता का जो कर्तव्य है उसको पूरा करते हैं। और इस प्रकार गांधी जी ने अपने इस वक्तव्य के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कर्तव्य के बिना अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत में मौलिक कर्तव्यों को कोई जगह नहीं दी गई थी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, मौलिक कर्तव्य जो हैं को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। चूँकि भारतीय संविधान के द्वारा भारत में समाजवादी लक्ष्यों को स्वीकार किया गया है और समाजवादी संविधान का यह गुण है कि अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्यों को भी अपने संविधान में शामिल किया जाना चाहिए या शामिल करना है। और यही कारण है कि भारतीय संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए 1976 में जो कांग्रेस सरकार थी उस समय की, और सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया और कांग्रेस सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं जगह दिया जाना संविधान निर्माताओं की एक भूल थी। अतः कांग्रेस सरकार ने 1975 में एक व्यक्ति थे स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और जिसे स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जाना जाता है। और इस समिति का मूल कर्तव्य से संबंधित जो था अपना विचार विमर्श कर सिफारिश करने की बात कही गई थी। और इस समिति ने यह सिफारिश जो है वो पेश की और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग से भाग होना चाहिए यह अनुभव किया गया। और उन्होंने यह भी जोर दिया कि अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ नागरिकों को कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। और केंद्र सरकार ने स्वर्ण सिंह की जो सिफारिश थी उस सिफारिश को मानते हुए 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जगह देते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन जो है के माध्यम से जो हमारा संविधान का भाग 4 है उस भाग 4 में भाग 4A जोड़ा गया और जो अनुच्छेद 51 है उसमें A जोड़ा गया और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की जो है वो को जगह दी गई उस समय 1976 में। एवं इस घोषणा के साथ यह स्वीकार किया गया कि संविधान सभा के द्वारा मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा जाना संविधान सभा की एक भूल थी और उस भूल को सुधारते हुए उसको पूरा किया गया, उस भूल को ठीक किया गया और भारतीय संविधान में
मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। उससे वहाँ के संविधान से प्रभावित होकर इसको जो है वो इसमें शामिल किया गया है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। और जो 11वें जो मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में किया गया, और उसके अंतर्गत जो है 11 आज वर्तमान में हमारे समक्ष जो है 11 जो मूल कर्तव्य हैं को शामिल किया गया है। तो ये थे इसकी पृष्ठभूमि की किस तरह से मूल कर्तव्य को संविधान के अंतर्गत समाहित किया गया। अब हम देखेंगे कि जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो हमारा जो पहला मूल कर्तव्य है वो यह है कि संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना। ये हमारा पहला जो है मूल कर्तव्य है। इंडियन सिटीजन होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते जो है कि हम जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि जो भी है इनका जो है आदर करे, सम्मान करे। तो ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा ड्यूटीज़ है वो है कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना तथा उनका पालन करना। प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि जो भी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय जो आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको हृदय में उनको संजोए रखा जाए, उनका पालन किया जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना मतलब कि तो इसका क्या मतलब है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण रूप में उसको बनाए रखे। इसमें भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है और ये विभिन्नताओं का देश है। तरह तरह के भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं। तो इसलिए भारत की अनेकता में ही एकता है। तो उसको अखंडता को कैसे बनाया रखा जा सके, इसके लिए जो है वो मतलब कहा गया है, और ये हमारा एक नागरिक कर्तव्य है। जो नेक्स्ट जो हमारा चौथा महत्वपूर्ण कर्तव्य है वो क्या है? तो चौथा जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि देश की रक्षा के लिए, मतलब भारत देश जो है उसकी रक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए जब भी कभी हमें देश की तरफ से बुलावा आए कि उसके लिए जाना है हमें, तो हम उसके लिए तैयार रहें हमेशा के लिए। तो ये जो है हमारा चौथा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि कभी भी जब आपात स्थिति हो, जब जो परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों और देश की सुरक्षा को खतरा हो और ज़रूरत हो देश को हमारी, तो हम उसके लिए हमेशा जो है तत्पर रहें, खड़े रहें। ये हमारा एक नागरिक कर्तव्य होगा। नेक्स्ट जो हमारा महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है वो क्या है कि वो है कि भारत के लोगों में जो है समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। जो पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि वो है कि भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। इसका क्या मतलब है? मतलब कि धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को मिटाकर, उससे परे होकर भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना जो है का निर्माण करना। साथ ही साथ इसमें जो है स्त्रियां हैं, जो लेडी हैं, जो महिलाएं हैं हमारे देश की, उनको जो है उनको सम्मान देना और उनके विरुद्ध जो प्रथाएं समाज में हैं उनकी समाप्ति के लिए खड़ा होना, स्त्रियों के सम्मान के लिए खड़ा होना, स्त्रियों की रक्षा करना, ये सब है हमारा एक मौलिक कर्तव्य है।
जो अगला हमारा छठा जो मौलिक कर्तव्य है वह है कि जो भी समन्वित संस्कृति है, संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उसको बनाए रखना। मतलब कि हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को हम समझें और उसका संरक्षण करना भी हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और यह एक मौलिक कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में इसको स्थान दिया गया है। सातवां जो हमारा महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है वह है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, जिसके अंतर्गत जैसे वन, झील, नदियाँ, वन्य जीव आदि जो हैं उन सभी की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। एक मनुष्य को एक मनुष्य के प्रति दया का भाव रखना, साथ ही साथ जो हमारा पर्यावरण है जो हमें जीवन देती है, तो उस पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा रखना और उसमें अभिवृद्धि करना भी हम नागरिकों का एक कर्तव्य होगा, जिसमें हम लोग वनों की रक्षा करें, उसमें नदी तालाब को गंदे ना करें। उसके बाद जो वन्य जीव हैं, जो अभी कुछ बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, वनों के कटाई की वजह से, वनों के उनका सही रख रखाव ना होने की वजह से जो है, जो उनके जीवन को खतरा हो गया है, तो उनकी रक्षा करना भी हम जो है, या लोग व्यापार के लिए, लोग जो है पैसा कमाने के लिए जीव जंतुओं की हत्या कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है और हमें इन जीवों की रक्षा के लिए, इनके संवर्धन के लिए प्रयास करना है। जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसको हमें बनाए रखना है, क्योंकि यह हमें जीवन देती है। साथ ही साथ एक मनुष्य होने के नाते हमें दूसरे मनुष्य के साथ जो है हमेशा आदर भाव, प्रेम भाव की जो भावना है उसको भी रखना हमारा ही कर्तव्य है। उसके लिए कोई और आके उस कर्तव्य को नहीं करेगा, तो हमें उसको भी बचाना है और ये हमारा एक महत्वपूर्ण जो है वो कर्तव्य है। जो आठवां महत्वपूर्ण हमारा कर्तव्य है वो है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। मतलब प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन जो है उसमें सुधार की भावना का विकास करे और उसको बढ़ाने में जो है वो मदद करे। हमें अपना विकास करना है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, हमें अपने ज्ञान में अपने को ज्ञानवान्वित करना है, ताकि हम अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से जो है हम देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। यह प्रत्येक नागरिक का अपना दायित्व है कि वह जो है उसका जीवन जो है देश के लिए, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो है वो अच्छा साबित हो और वह कुछ अच्छा करके जाए। तो ये भी एक नागरिकों का कर्तव्य ही है। अगला जो कर्तव्य है वो है 9th जो नंबर है, और 9th नंबर में जो 9th हमारा ड्यूटीज़ है वो क्या उसमें कही गई है? तो इसमें कही गई है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रहना। इसमें इसका क्या मतलब है? मतलब इसका है मतलब ये है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि जो भी वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करे और उसकी रक्षा करे, साथ ही साथ करते हुए वह हिंसा से भी दूर रहे। ऐसा नहीं कि वो हिंसा को अपनाए, हिंसा से दूर रहते हुए हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, उसको हानि नहीं पहुंचाना है, उसको तोड़ना या बर्बाद करना नहीं है, क्योंकि वो सभी के लिए है। तो ये हमारा 9th जो है जो नंबर जो हमारा ड्यूटीज़ दिया गया है वो है। उसके बाद लास्ट जो 10th नंबर है, 10th नंबर में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना। ये भी हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक जो भी गतिविधियां होती हैं उसके क्षेत्र में उत्कर्ष
की ओर जो है वो हुए सतत बढ़ने का सतत प्रयास करते रहना, और जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि को जो है की नवीन ऊंचाइयों को छू सके, इसके लिए हमें अपना अपना व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी इसका प्रयास करना है कि हमारा देश जो है वो निरंतर जो है वो प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त रहे और उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो। तो ये एक नागरिक का जो है एक ड्यूटी है। तो ये 10 जो ड्यूटीज़ हैं वो दिए गए थे। उसके बाद जो 11वां जो हमारा ड्यूटी शामिल किया गया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि 86 में संवैधानिक संशोधन तो जो 2002 में किया गया और के आधार पर 51 वे जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें क जोड़कर संशोधित करते हुए 11 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और जो 11वां जो कर्तव्य हमारा है कि माता पिता या संरक्षक, जो भी माता पिता हैं या जो संरक्षक गार्जियन हैं हमारे, तो उनका यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें, उसको शिक्षा के लिए का चांस दे, उसको शिक्षित करें, और ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये चीज़ें जो है, ये 10 जो महत्वपूर्ण जो है हमारे ड्यूटीज़ को बताया गया है कि इसमें क्या क्या हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो मौलिक जो हमारा कर्तव्य है उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी जो है फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो फीचर्स आता है कि यह जो है नागरिकों में के नैतिक कर्तव्य का इसके द्वारा जो है वो उल्लेख होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय मूल्य, परंपराएं, धर्म आदि को निभाने के लिए नागरिकों को प्रेरित करता है। जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, हमारा जो परंपरा है, हमारा कल्चर है, हमारी धर्म है, उसका पालन करने का भी यह प्रेरित करता है। इसके बाद जो अगली जो इसकी विशेषता है मौलिक कर्तव्यों की, कि यह जो है भारतीय नागरिकों को उन आदर्शों की ओर प्रेरित करता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जो भारतीय परंपरा में शामिल किए गए थे लोग, तो उनके जो आदर्श थे उनके प्रति हमारा स्नेह और प्रेम, और जो भी उसमें बातें बताई गई थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके इसके पहले के चैप्टर में जो पहला जो पेपर है, पेपर 3, उसके अंतर्गत हमें राष्ट्रीय आंदोलन से पढ़ना है, और उसमें जो बड़े बड़े लीडर्स हुए और उनके जो आदर्श थे, जिनके रास्तों पर चलकर हमने आज़ादी पाई, तो उनको भी हमें याद रखना है, दिल में संजोए रखना है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि ये मौलिक कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त दिए गए हैं। और अगली एक और जो इसकी विशेषता है, इसके क्रियान्वयन के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं तो जो मूल जो कर्तव्य हैं तो उनकी ये कुछ विशेषताएं हैं जिसमें इन सब बातों की जो है वो चर्चा की गई है। और इसके बाद इन विशेषताओं पर प्रकाश डालने के बाद, देखने के बाद, अब हम इसकी आलोचना देखेंगे। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी आलोचना भी की गई है, और जो आलोचना की गई है उसमें जो पहली आलोचना की गई है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान निर्माण के काफ़ी बाद जो है वो जोड़ा गया, जिसे जोड़े जाने का कोई आधार नहीं है, अतः यह संविधान निर्माताओं की एक भूल थी। जो ये आलोचना जो की गई है कि ये जो भूल नहीं थी, इसकी जो भूल थी नहीं जोड़ा जाना इसको संविधान में, ये इस बात पर को लेकर इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी जो आलोचना की जाती है कि मौलिक कर्तव्य में जिन स्वतंत्र आदर्शों की चर्चा की गई है, बात की गई है, वह स्वतंत्रता के आदर्श जो हैं वो क्या हैं, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, और किसी भी को यह ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं है। मतलब एक तरह से कहें कि इसकी जो भाषा है वो उसमें काफ़ी अस्पष्टता हमें दृष्टिगोचर होता है, देखने को मिलता है। इसके बाद जो इसकी आलोचना की गई है
कि कर्तव्यों का के उल्लंघन पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये भी इसकी एक आलोचना है कि विश्व के अनेक देशों के संविधानों में ऐसी व्यवस्था है कि नागरिक के जो मूल कर्तव्य हैं, तो उन कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर उन्हें मूल अधिकारों से भी तथा नागरिकता से भी वंचित कर दिया जाता है। लेकिन किंतु भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। और ऐसी स्थिति में कैसे यह विश्वास किया जाएगा कि नागरिक अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो आलोचकों के द्वारा जो है के अनुसार यह एक मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की जो व्यवस्था न होने का जो नहीं दिया गया है, तो इस कारण भी और इसका कोई उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है, और इसके महत्व जो उल्लेख है उसका नहीं किए जाने के कारण इसका कोई महत्व नहीं बनता है। क्योंकि उसका दंड के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो इसका उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लोग स्वेच्छा से इसको मानेंगे। तो ये है। दूसरी जो है, मैंने पहले बताया कि इसमें भाषा अस्पष्ट, इसकी भाषा जो है अस्पष्ट है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। संविधान में वर्णित जो मूल कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास आदि जो बातें कही गई हैं हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, जिनकी व्याख्या व्यक्ति जो है अपने अपने दृष्टिकोण एवं मान्यताओं के साथ कर सकते हैं, तो इसलिए इस कहा जाता है कि इसकी भाषा जो है अस्पष्ट है, यह स्पष्ट वर्णित नहीं किया गया है। इसके बाद जो अगली इसकी आलोचना की जाती है वो यह है कि अत्यधिक जो है आदर्शवादी है। अपने अनेक मूल कर्तव्य जो है व्यवहारिक ना होकर क्या है, आदर्शवादी हैं और कोरे आदर्शवादी हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक आदर्शों का पालन करने की बात की गई है। समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करने की बात की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और ज्ञानार्जन की जो का विकास की जो बात कही गई है आदि, ये सभी जो है आदर्शवाद है। सिर्फ कह देने से ये चीज़ नहीं होता, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन की भी आवश्यकता होती है, जो नहीं है। और इस आधार पर जो है इसकी आलोचना आलोचकों के द्वारा की गई है। अगली जो आलोचना की गई है, यह कहा गया है कि शासन के अत्याचार की आशंका इसमें है। जैसे कि कुछ पक्षों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख करने में जिस शब्दावली को अपनाया गया है, उसकी आड़ में शासन जो है जनता पर अत्याचार कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत की संप्रभुता के नाम पर शासन जो है वो संप्रभुता स्थापित करने का प्रयत्न कर सकता है, और पिछले 40 वर्षों में समय समय पर ऐसी सफल असफल चेष्टाएं होती रहती हैं। अतः यह आशंका है कि इसके द्वारा जो है शासन जो है अपनी बात को मनवाने के लिए जो है वो अत्याचार का भी सहारा ले सकती है, जो कि निर्मूल नहीं है। अगली जो इसकी आलोचना की गई है, तो वो जो कही गई है कि जो भी मौलिक कर्तव्य है उनको ज़बरदस्ती मतलब किसी को मनाया जा सकता है, या मौलिक कर्तव्यों को लागू करने में कोई कानूनी दबाव नहीं है, क्योंकि इसके विरुद्ध न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर हम अनुच्छेद 32 के अनुसार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं रिट के माध्यमों से, लेकिन यहाँ इसको लागू करने का, क्रियान्वित करने का कोई जो है जो माध्यम नहीं दिया गया है, जिसके कारण भी इसकी जो है आलोचना की गई है। अब हम इस आलोचना को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है, जो हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं इनका महत्व क्या है। तो जितनी भी आलोचनाएं हमने देखी, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में जोड़कर सिर्फ भारतीय संविधान को ही बड़ा नहीं किया है, बल्कि इसका महत्व जो है और भी इसको बढ़ जाता है। इसका महत्व इस बात से है कि यह नागरिकों को जागरूक बनाता है, वे उनके कर्तव्यों के प्रति उन्हें अलर्ट करता है, सतर्क करता है कि उनके क्या कर्तव्य हैं।
क्योंकि हमारे अधिकार हैं, अधिकार अधिकार की हम बात करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी कहा कि अधिकार जो है अकेले नहीं रह सकता, अधिकार के पीछे कर्तव्य होता है। अगर एक हमारा कुछ अधिकार है तो वो हमारा कुछ कर्तव्य भी है, और कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसलिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ इसके माध्यम से हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग होते हैं, जागरूक होते हैं। ये इसका महत्व है। और यह राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी जितनी भी गतिविधियों को रोकता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर देश की भावना, राष्ट्र की भावना, इसको क्या करता है? जागृत करता है। तो हमें जो है अपने राष्ट्र के विरुद्ध जाने से रोकता है, हमें मोटिवेट करता है राष्ट्रीयता की ओर, हमारे अपने देश के प्रति जो हमारा लगाव है उसको बढ़ाता है। तो इसके माध्यम से भी जो है हम अपने देश के अगेंस्ट कुछ काम जो है वो नहीं कर पाते। उसके बाद जो इसके महत्व की बात की गई है कि यह नागरिकों में एक तरह से अनुशासन को बढ़ावा देता है, डिसिप्लिन। कर्तव्य क्या है? डिसिप्लिन। आप उसको डिसिप्लिन का नाम दिया गया है। अनुशासन को अनुशासित करता है कि हम अगर ये काम नहीं करनी है, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है बुरा है, हम में एक डिसिप्लिन लाता है। और अगली जो है, और अंततः यह क्या करता है कि यह देश में अच्छे नागरिक के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। कैसे हम अच्छा नागरिक बने, हम अच्छे कैसे बने, क्या हम काम करें जो हमारे देश के लिए अच्छा हो। तो ये हमारे अंदर जो है वो इसको डेवलप करता है, इसका काम करता है। तो जो भी मौलिक कर्तव्य हैं, तो सर्वमान्य मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक और बात कही गई है कि यह सर्वमान्य तथ्य है कि कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकार का उपयोग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि उपयोग नहीं संभव है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि भारतीय नागरिक राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों से प्रेरित हैं, अतः उनमें कर्तव्य का बोध सदैव जो है वो जगा रहेगा और वे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन छठे सातवें दशक में यह देखा गया कि नागरिकों का दायित्व बोध जो है वो कमजोर होता गया, अतः संविधान में मूल कर्तव्यों को उल्लेख करने की आवश्यकता अनुभव की गई और इसको जोड़ा गया। और वस्तुतः केवल कुछ ही कर्तव्यों की भाषा जो है वो अस्पष्ट है, अधिकांश कर्तव्यों की भाषा जो है वह नितांत स्पष्ट है तथा उनका महत्व स्वयं सिद्ध है। इसमें संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय गान के प्रति आदर तथा भारत की एकता और अखंडता की रक्षा का विशेष उल्लेख जो किया गया है। और भारत जैसे बहुधर्मी और बहुभाषी समाज में एक समन्वित संस्कृति की रक्षा की एक महत्वपूर्ण जो है वो राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य भी है नागरिकों का। इसके अतिरिक्त जो नागरिक चेतना को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जागरूकता, और इसमें शासन कभी भी कर्तव्यों को लागू करने के नाम पर मनमाना आचरण न कर सके, इसको ध्यान में रखना है। जापान, इटली, सोवियत रूस, चाइना और अन्य यूरोपीय देशों के संविधानों में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख है, और अब भारत में भी इस संबंध में इन देशों की श्रेणी में आ गया, क्योंकि हमने इसको अपने संविधान में इसको इम्प्लीमेंट किया है, इसको हमने डाल दिया है। संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों के उल्लेख से यह आशा की जाती है कि भारतीय नागरिक को अपने कर्तव्यों का अधिक जो भी अपने उनके कर्तव्य हैं उनका अधिक रूप स्पष्ट बोध होगा और वे अच्छे जो है वो रूप में इनका पालन करेंगे। और इन कर्तव्यों की अवहेलना की जाने पर अभी तक किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन संसद द्वारा जो है इस संबंध में दंड की व्यवस्था की जा सकती है कानून बनाकर। और इन कर्तव्यों का पालन करना जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का सर्वोच्च धर्म समझा जाना चाहिए। तो ये थे हमारे मौलिक जो हमारा कर्तव्य है, उसको हमने देखा कि क्या है, उसके हमने अर्थ को देखा। उसके बाद हमने देखा कि ये जो 11 उनको कैसे हमारे संविधान में शामिल किया गया, कहाँ से लिया गया।
उसके बाद हमने देखा कि वो कौन कौन से हैं। हमने उसके बाद देखा कि इसकी आलोचना देखी, इसके महत्व को देखा, इसकी विशेषताएं देखी। तो इस तरह से जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने इम्पॉर्टेंट हमारे राइट्स हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट हमारे ड्यूटीज़ भी हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब हम ड्यूटी करेंगे तभी हमें हमें हमारे अधिकार जो हैं वो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। और हमें जो है अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, प्रेम, सहानुभूति, और जो आज़ादी के लिए जो लोग अपने जान निछावर कर गए, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, तो उन्हें भी, उनके प्रति भी हमारे रिस्पेक्ट को, हमारे सम्मान को बनाए रखने में इससे मदद मिलती है। तो ये था भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्न, जो इस चैप्टर से जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप यूजी में अभी पढ़ रहे हैं, आप आगे अगर पढ़ाई करेंगे तो पीजी में भी पढ़ना है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी आप चाहे वो सिविल सर्विस के दें या आगे चलकर नेट जेट के लिए एग्ज़ाम दें, टीचर्स के लिए एग्ज़ाम दें, तो उन सभी परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जो भी मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई उसको पॉइंट आउट कर लें। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका उत्तर है कि सोवियत रूस से इसको लिए गए हैं। सोवियत संविधान से हमने इसको प्रभावित होकर हमने एडॉप्ट किया है। दूसरा जो प्रश्न आता है कि इसको कब इसको लिया गया और किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया। तो देखिए, जो संविधान संशोधन किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कब जोड़ा गया, 1976 में लाया गया। और ये भी प्रश्न आता है कि किस समिति के अनुशंसा के आधार पर इसको जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी अनुशंसा पर जो है संविधान में इसको शामिल किया गया है। तो ये भी चीज़ जो है आपको याद रखनी है। उसके बाद जो एक प्रश्न आता है कि इसको कहाँ स्थान दिया गया है संविधान में, मतलब कि किस भाग में और किस अनुच्छेद में। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसको जो भाग 4 है, जो स्टेट की डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का जो भाग 4 है, उस भाग 4 में भाग 4A जोड़कर इन मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। और अनुच्छेद 51 जो है, चूँकि ये सब अनुच्छेद जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हैं, तो उसमें 51A जोड़कर जो है इसको भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। प्रारंभ में जो थे हमारे 10 थे, जब हमने इसको अडॉप्ट किया 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन में, तो 10 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो वर्तमान में ये भी प्रश्न आता है कि कब और कौन सा जोड़ा गया। तो वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो हमारे पास वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और जो 11वां जो लास्ट वाला जो मौलिक कर्तव्य था वो कब जोड़ा गया और किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो ये जो है आपका 86वें संवैधानिक संशोधन जो 2002 में जो लाया गया था, उसके आधार पर इस 11वें को जोड़ा गया है। और इसमें 11वें में क्या बात कही गई है, इसमें कही गई है कि सभी माँ बाप की या गार्जियन की यह जिम्मेवारी है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दे। प्रारंभिक शिक्षा जो है देने का कर्तव्य जो है वो आपका एक नागरिक कर्तव्य है, वो आपके कर्तव्यों में शामिल है। तो ये थे हमारे जो 10 जो हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं उनकी चर्चा हमने की। अब है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसको भी लॉन्ग आंसर्स में आते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप उसको भी डिस्कस कर लें कि वो क्या हैं। तो इसमें क्वेश्चंस आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य क्या है। सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, चूँकि यूजी में
एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स का आता है, बाकी तो लॉन्ग आंसर के आते हैं और 10 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि कौन कौन से आ सकते हैं, आप उसको कॉपी में पॉइंट आउट कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय कोई परेशानी ना हो। और इसमें दूसरा जो कर्तव्य है, जो इसमें प्रश्न आता है वो है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़े जाने के पीछे कारण क्या था, क्यों जोड़ा गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपका शॉर्ट में मैं अभी बता रही हूँ कि शॉर्ट में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो ये भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद एक प्रश्न आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित विभिन्न मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें और इसके महत्वों की चर्चा करें। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंतर्गत आ सकता है। इसके बाद जो कुछ और क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या और हो सकता है क्वेश्चंस में, तो इसमें हो सकता है कि मूल अधिकार क्या हैं, या आप मूल अधिकार से क्या समझते हैं, और भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेखित जो मूल अधिकार हैं उनका जो है संक्षेप में वर्णन करें। तो आपको जो है मूल अधिकार क्या है इसको बताना है इसमें के आंसर में। और उसके बाद जो हमने 11 मौलिक कर्तव्य आपको बताए हैं, उन मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको जोड़ सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है जो और प्रश्न आते हैं कि मूल जो कर्तव्य हैं उसके अंतर्गत की मूल कर्तव्य जो हैं इनकी विशेषता बतलाएं, इनकी विशेषता क्या है उनका उल्लेख करें। और आपका शॉर्ट आंसर में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की चर्चा करें। और ये भी आप कह सकते हैं कि भारत में मूल जो कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, क्यों लिए गए हैं, इसका क्या महत्व है, इसकी आलोचना पूछे जा सकते हैं। जनरली इससे लॉन्ग क्वेश्चंस में कभी पूछा जाता है, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स जो हैं यूनिट 3 में आपको 3 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसको मैंने इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा। उसके बाद मूल कर्तव्य और मूल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो कभी कभी इसको मूल कर्तव्य अधिकार के साथ टाई करके दिया जाता है, तो कभी कभी ड्यूटीज़ के साथ दिया जाता है, या कभी कभी डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। तो या सिंपली दे दिया जा सकता है क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मूल कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले मूल कर्तव्यों की चर्चा करें। तो इस आधार पर भी जो है उसको जो है उसमें उसको दिया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर आप जो है अपना ये कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको इसमें कंटेंट बताया तो उसके आधार पे आप अपना शॉर्ट आंसर भी रेडी कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी कर सकते हैं, कम से कम एक लॉन्ग आंसर तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए जो इस पेपर से, इस जो हमारा चैप्टर है मौलिक कर्तव्यों का, इससे जो बनते हैं जो भी क्वेश्चंस, तो उसको हमने बताया। तो उनके आधार पे आप इसको बना सकते हैं। तो ये था पूरा आपका मूल कर्तव्य का जो चैप्टर था वो हमने देखा, और इसमें कैसे आपको बनाना है, प्रश्न क्या आ सकते हैं, प्रश्न क्या बनते हैं यूजी जो आपका सेमेस्टर 2 के अंतर्गत है, तो उसके आधार पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग जो हैं कोविड-19 का जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इसमें हम लोग सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आप उसको रेगुलरली जो है अपना क्वेश्चन आंसर बना लें। और हम लोग जो है आज का क्लास यही समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ। नए क्लास में बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।